गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने अध्ययन कार्यों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है। आप लोग अपना एडमिशन करा लिए होंगे या नहीं कराए हैं तो करवा लीजिए अविलंब। और आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के द्वारा पहुंचाया जा रहा है और आप घर पर सुरक्षित रहते हुए अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है और इसे नोटबुक बना कर के क्रमबद्ध रूप में नोट करते चलिए। तो आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान में सजीव जगत में विविधता जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का एक भाग है जंतुओं का वर्गीकरण या जीवधारियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिम्स वर्गीकरण है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण जो है, इस वर्गीकरण की एक विज्ञान है जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, वर्गीकी कहते हैं, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं इन सब का वर्गीकरण करने वाली विज्ञान की शाखा ही जो है वर्गीकी होती है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस संसार में लगभग जंतुओं की 10 लाख जातियां पाई जाती हैं। संसार में जो है संसार में जंतुओं की लगभग 10 लाख जातियां पाई जाती हैं, जो आकार, रूप, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जंतु हैं, इन जंतुओं का अगर देखा जाए मॉर्फोलॉजीज या इनके बिहेवियर या इनके शेप साइज और इनके कलर, रंग रूप, इन सभी में देखा जाता है तो भेद है, अंतर है, डिफरेंशिएशन पाया जाता है। और ये अंतर क्या है? इनकी विविधता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विविधता को दर्शाता है, डाइवर्सिटी को दर्शाता है। और इसी आधार पर लोगों ने प्रयास किया कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनके स्वभाव या इनकी मॉर्फोलॉजी या इनकी जो है मतलब आकृति में कुछ समानताएं पाई जाती हैं और इन समानताओं के आधार पर ही इन्हें एक समूह में व्यवस्थित किया जाता है। यदि इस आधार पर, यानी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित किया जाता है या रखा जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण या जंतुओं की वर्गीकी कहा जाता है। तो वर्गीकी की अगर परिभाषा देखा जाए, यानी कि वर्गीकी की परिभाषा या वर्गीकरण की परिभाषा, वर्गीकी या वर्गीकरण की परिभाषा
वर्गीकरण की परिभाषा। तो देखिए बेटा, परिभाषा जो है इसकी, एनी definition of taxonomy or classification यानी वर्गीकरण की परिभाषा, किस प्रकार से हम इसे परिभाषित कर सकते। हाँ, यानी वर्गीकरण क्या है। तो देखिए, कहने का मतलब है कि सभी ज्ञात जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर या उनकी जैविक क्रियाओं, जो उनके अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इनके आधार पर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और इसका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकी विज्ञान कहा जाता है। तो बात अब यह आती है कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। मतलब इतनी बड़ी विशाल संख्या जो है, इसमें हम सभी जीवधारियों को पहचान भी नहीं सकते हैं, सभी का नामकरण भी नहीं कर सकते हैं। और कारण यह है कि सब में कुछ न कुछ समानता और कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके आधार पर यह कठिन है कि इनको हम किस प्रकार से जो है पहचान सकें या इनका कैसा नामकरण हम रख सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या इसके लिए वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से चयन यह किया कि समानता को दर्शाने वाले या उससे कुछ भिन्न लक्षणों को दर्शाने वाले इन सभी प्राणियों को जो है एक समूह के अंतर रखकर इनका अध्ययन करना ही सरल बताया। तो ऐसी प्रक्रिया ही वर्गीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें ये बताया गया कि वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो अब देखिए भाई, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य। वर्गीकरण के उद्देश्य। तो देखिए बेटा, वर्गीकरण के दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर एक है अध्ययन में सुविधा। अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा, यानी इजी इन लर्निंग। लर्निंग है सीखने में, या फिर स्टडी और स्टडी, यानी अध्ययन में सुविधा। कहने का मतलब है यदि हम इन्हें समानता और विभिन्नताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित कर लेते हैं, तो इनके एक प्राणी का अध्ययन करने पर हमें लगभग सभी प्रकार के प्राणी जो भी इस समूह में, इस वर्ग संघ में रखे गए हैं, उनके सभी गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते। अर्थात एक प्राणी का अध्ययन करने पर उस समूह में रखे गए समस्त प्राणियों के गुणों का या उनके व्यवहार का या उनके अन्य प्रकार के लक्षणों का हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इस दृष्टि से जो है वर्गीकरण का प्रथम जो उद्देश्य होता है, इसे हम कहते हैं अध्ययन में सुविधा। दूसरा उद्देश्य यह है कि दूसरा उद्देश्य होता है विकासी संबंधों का ज्ञान, यानी विकासी संबंधों का ज्ञान। विकासी संबंधों का मतलब होता है, जैसा कि जो विकास जानते हैं, जीवों का विकास है ना। तो विकास यानी ऐसी क्रिया है जिसमें हम प्रत्येक प्राणी या जीवधारी के अंदर उसके रंग रूप आकृति माप
उसके रहन सहन, उसके स्वभाव, अन्य प्रकार की क्रियाओं में जो हम परिवर्तन को देखते हैं वही विकास है, डेवलपमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा यानी कि विकास की प्रक्रिया में आने वाले नए जीवधारियों के अंदर किसी न किसी प्रकार का नया लक्षण दिखाई देता है और इस लक्षण के अंदर ही हम नए विकासशील लक्षणों को ही देखते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया ये है कि यानी प्राचीन काल में जो भी प्राणी थे और आने वाले समयों में जो होते हैं उनके अंदर जो भी परिवर्तन दिखाई देता है उस परिवर्तन के द्वारा ही नई जातियों का जो विकास हो रहा है, इससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ, इस प्रकार के प्राणी इस पृथ्वी पर पहले विद्यमान थे और इनमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन यानी क्रमिक परिवर्तन इस प्रकार हुआ, जिसके पश्चात नए प्राणियों का क्या होता है यानी उद्भव होता है। और इसी आधार पर इनके विकासशील लक्षणों का ज्ञान हम आसानी से कर सकते हैं, जिसके मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। तो ये भाई विकास के यानी क्या कहते हैं वर्गीकरण के उद्देश्य थे। और इसके बाद आता है वर्गीकरण का इतिहास। तीसरा स्टेप इसमें आता है वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास यानी वर्गीकी का इतिहास भी कह सकते हैं इसे। वर्गीकी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी देखिए, वर्गीकी का इतिहास बड़ा ही प्राचीन है, यानी या कहिए कि सजीवों का वर्गीकरण का इतिहास जो है बहुत पुराना है, यानी इसकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। कई दार्शनिक, कई विचारकों ने जो है अपने अपने अनुसार जो है वर्गीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जंतुओं को कई भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे बताया जाता है कि घातक और आघातक, यानी जैसे डेंजरस प्राणी है, या कुछ ऐसे होते हैं कि खतरनाक प्राणी हैं, कुछ ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल सीधे सादे प्राणी हैं। हाँ, यानी घातक और आघातक। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो न उड़ने वाले होते हैं। कुछ प्राणी लाभप्रद होते हैं और कुछ प्राणी क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। तो इस आधार पर भी जो है यानी वर्गीकरण किया गया। हिप्पोक्रेटस आदि दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से जंतुओं का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने 384 बीसी से 322 बीसी के दौरान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, ये नाम सुना है आप लोगों ने, ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, अंग्रेजी में अरिस्टोल कहते हैं, अरिस्टोल, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता यानी जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। कारण ये है कि इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया, जीवधारियों को वर्गीकरण करने का प्रयास, सबसे पहला प्रयास यानी ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का है। और इन्होंने जो है विशेष रूप से विशेष रूप से जंतुओं का वर्गीकरण जो है जंतुओं के मौलिक व प्राकृतिक समानताओं के आधार पर या इनमें जो विषमताएं होती हैं इनके आधार पर
इन गुणों को देखते हुए इन्होंने जो है अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियस, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये पुस्तक का नाम है। एनी की अगर पूछा जाए कभी भी कि क्या कहते हैं अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है, तो अरस्तु की पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो है प्राणियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। और इन्होंने समस्त प्राणियों को जो है 2 समूहों में वर्गीकरण किया है। इन्होंने जो है इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट नंबर है एनाइमा और दूसरा है इनाइमा। तो एनाइमा में ऐसे प्राणियों को रखा है जिनमें लाल रुधिराणु या लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। जैसे अगर जंतु संघों में देखा जाए तो स्पंज है, निडेरिया जिसको कहते हैं, मॉलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, ये सब ऐसे संघ हैं जिनमें ऐसे प्राणियों को रखा है इन्होंने जिनमें लाल रुधिर नहीं पाया जाता है। और दूसरा इन्होंने जो समूह बताया इनैमा जो एक ऐसा समूह है, इसके अंतर्गत इन्होंने ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें क्या होता है, लाल रुधिर पाया जाता है। अर्थात ये प्राणी कशेरुकी प्राणी होते हैं जिनमें कार्डेटा है और एनिलिडा है। ऐसे जंतु संघों को इन्होंने रखा कि जिनमें जो है लाल रुधिर पाया जाता है। तो बेटा आज जो है यहाँ तक जो है इसके वर्गीकरण के पश्चात अन्य वैज्ञानिकों ने भी जो है यानी अपने अपने अनुसार वर्गीकरण की परिभाषा दिया है और जंतुओं को रखने का समूहों में प्रयास किया है। तो इसको थोड़ा से आप इसके आगे विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। वैसे विशेष आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ तक आवश्यक है कि यानी अरस्तु के अनुसार वर्गीकरण किया गया या फिर जो है जानरे के अनुसार किया गया, हिप्पोक्रेटस के अनुसार किया गया। हाँ, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार वर्गीकरण की परिभाषा को दिया है और जंतुओं या प्राणियों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। थैंक यू। आज यहीं तक।